हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली आप लोग के यहाँ पे यूपी के लिए पैरामेडिकल का आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत ही पास है। यूपी आपका कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आप लोग का एग्जाम बहुत पास है। आप लोग लगातार मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार इस प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल प्लेटफॉर्म से करते हुए आ रहे हो। आज जो हमारी सीरीज़ है मॉडल पेपर आपका 3 जो होने वाला है वो यहाँ से हम कराने जा रहे हैं। ध्यान रखना एक बात सर कि जो ये क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। बिल्कुल जैसे पेपर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। अगर अभी तक मॉडल पेपर 1, 2 आपने नहीं देखा, जरूर जाकर प्लेटफॉर्म पे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख लीजिएगा। उसी बीच में बता दें आप लोग को, अगर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो पेपर हम करवा रहे हैं ऐसे 7 से 8 मॉडल पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए होंगे, तो आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जस्ट 149 में, कितने में 149 में इस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं और बैच आप आराम से आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने के लिए सक्षम है। ठीक, कोई बच्चा हो किसी भी माध्यम से, हिंदी इंग्लिश, आपका बाइलिंगुअल टेस्ट होता है, बाइलिंगुअल मॉडल पेपर आपके होते हैं, आराम से पढ़ाई कर लो। क्या करना होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक, चलो ठीक है, मैम को हम बुलाएंगे और आप लोग के जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं मैम आपको कराना शुरू करेंगी और आराम से आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मैम पढ़ा रही है इसको आप नोटबुक पे नोट भी करते रहो। जैसे कोई डाउट हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, आपके डाउट जो आएंगे उसके रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। आइए और एक बार बच्चों की डाउट लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग और भी क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ H2SO4। जो H2SO4 होता है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तुम्हारा, उसका मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो उसका मोलर मास निकालना यहाँ हम लोग देखते हैं। तुम लोगों को जो भी डाउट होगा ना वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2SO4 का क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 होता है। सल्फर का क्या होता है, 32 होता है मोलर मास। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबके अलग अलग मॉलिक्यूलर मास निकाल कर जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ 1 इसका होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 = क्या हो जाएगा, H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा। सल्फर एक ही है तुम्हारा, ऑक्सीजन तुम्हारा O4 है, यानी 16 × 4 यानी कि 64। तो कितना आया 60 प्लस, और इन तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 60 और 3 90, 94, 96 और 2 98 ग्राम। ठीक है, 98 ग्राम पर मोल जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा H2SO4 का। क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा। अभी देखो काफ़ी ऑप्शंस पास है, तो थोड़ी भी गलती मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, 100 ही है। अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक की होती, 32 की जगह 34 लिख दिया होता, तो क्या होता, मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा क्या होता, गलत आ जाता है ना। तो इसलिए एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो 98 ग्राम पर मोल जो होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। कौन सा इन चारों में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ CH3COOH जो होता है वो तुम्हारा कंप्लीटली 100% डिसोशिएट नहीं होता है, ये तुम्हारा एक वीक एसिड है। क्या है, ये एक वीक एसिड है। HCl जो होता है ना वो तुम्हारा H+ और Cl- में कंप्लीटली टूट जाता है, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है तुम्हारा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3। SO3 में सल्फर ट्राईऑक्साइड में तुम्हारा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अभी जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, जैसे SO3 में हम लोग का S का निकालना है, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा ना उसको हम लोग X कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, प्लस जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको यहाँ लिख लो 3, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डाईवैलेंट होता है, -2 चार्ज होती है ऑक्सीजन पे, तो 3 × -2 लिख देंगे इज इक्वल्स टू, अगर तुम्हारे इस कंपाउंड पे क्या है कोई नेट चार्ज है तो उसको लिखते हैं, तो यहाँ SO3 क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से अब x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये क्या होगा, -6 इज इक्वल्स टू 0, तो x आ गया तुम्हारा क्या, +6। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। जब तुम्हारा क्या होता है, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो होता क्या है, मान लो हम लोग एक कोई एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है, और एक कोई मेटल ले लेते हैं जैसे कि सोडियम, क्या है, मेटल है, तो इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे 2 मोल ले लो, इसको भी 2 मोल ले लो, तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बना लेता है NaCl और H2 गैस रिलीज कर जाता है, ठीक है, क्या होता है, H2 गैस रिलीज करता है। तो जब एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन जो होता है, नियॉन को मैंने क्या बताया था, ये एक नोबल गैस होती है, दैट इज इनर्ट गैस होती है, और नोबल गैस इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्टेट बनाती हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो नियॉन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो जो नियॉन होता है ना वो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। और अभी मैंने क्या बताया कि जो नियॉन है ना वो क्या है, तुम्हारा नोबल गैस है, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले तो यही देख के हम लोग क्या कर लें, ऑप्शन मान लो तुमको नहीं पता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, गेस करो कि चलो मुझे नियॉन का एटॉमिक नंबर याद ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, या फिर यहाँ पे मान लो अगर क्या दे देता, ज़ेनॉन दे देता, ज़ेनॉन का मुझे नहीं आता एटॉमिक नंबर, अब मैं कैसे करूँगी। तो पर मुझे इतना तो पता है कि इसके आउटर मोस्ट में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। हीलियम को छोड़ के सारे ऑक्टेट रखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं जितने भी नोबल गैसेज होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखेंगे किसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ देखो आउटर मोस्ट 2 और 2 का, ये बाहर वाला देखेंगे, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 वाले में, ठीक है, ये आउटर मोस्ट है। तो यहाँ कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, होगा ही नहीं। यहाँ कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ठीक है। तो यानी क्या है, यहाँ इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ज़रूर क्या होगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, वैसे तो देख लो 10 है तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6। देखो ऑप्शंस होने का फ़ायदा, तुम्हें अगर नहीं भी कॉन्फ़िगरेशन याद है, तुमको बस इतना याद है कि ये क्या करते हैं, ये नोबल गैस हैं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ईजिली इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा जो है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें मैंने क्या बताया था, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, CO2। CO2 जो होता है वो तुम्हारा कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, ये तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो CO2 तो तुम्हारा होगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें NaCl की, ठीक है, तो जो NaCl है वो तुम्हारा कैसे बनता है, Na+ और Cl-,
सोडियम के पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और क्लोरीन के पास क्या होता है, वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो ये क्या करता है, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, और इसको क्या होता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ NaCl में क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करता है, NaCl वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। तो NaCl जो होगा वो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। वाटर जो होता है वो भी तुम्हारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें भी CH4 जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH, तो मैंने जो pH स्केल बनाया था कि एक pH स्केल होता है जिसमें 7 होता है और यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 14 होता है। 7 से 14 जितने भी अगर आएंगे तो वो बेस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एसिड हो जाएगा। जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना इधर और जितना इधर उतना बेस। अच्छा ठीक है, और जो 7 होता है वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। तो होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें तो फॉन जो होते हैं ना वो काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रखते हैं। फॉन से याद रखना, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है, क्या होती है, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। और इनमें भी जो फ्लोरीन होता है ना वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। क्लियर है इतना, आगे चलें। चलो तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि तुम्हारा हो गया जो तुम्हारा क्या होता है, कह सकते हैं हम लोग सबसे तुम्हारे क्या शॉर्टेड फॉर्म में हो। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या हो, अब ये और डिविजिबल ना हो रहा, सबसे कम मॉलिक्यूल मतलब पूरे होल में हो। ठीक है, होल नंबर में हो। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है ना तो निकालते कैसे हैं, देखो अगर हम लोग को निकालना है ग्लूकोज का, यहाँ पे C6H12O6 का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ कार्बन लिख लो, जो तुम्हारे एटम्स हैं, हाइड्रोजन लिख लो और क्या लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो। कार्बन यहाँ कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 12 हैं। और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, इन तीनों को डिवाइड करते हैं जो सबसे कम एटम में होता है। ठीक है, जो सबसे कम होता है। तो यहाँ कार्बन भी क्या है, 6 है, और ऑक्सीजन भी क्या है, 6 है। यानी 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सबसे कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, 6 जो नंबर है वो क्या है, वो सबसे कम है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 1, यहाँ क्या आ गया, 2, और यहाँ क्या आ गया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब इसको लास्ट स्टेप में करना क्या होता है, यहाँ पे कार्बन को, यहाँ कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना आएगा, आ गया डिवाइड करने पे कंप्लीट डिविजिबिलिटी के बाद 2, और ऑक्सीजन क्या आ गया, 1। यानी CH2O जो होता है वो तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज का। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीख लिए, जो सबसे तुम्हारी क्या हो, तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म में हो, मतलब और डिविजिबल अब ये ना हो सके। ठीक है, तो देखो यहाँ है, होगा कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के नंबर्स लिखना, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है। फिर उसमें जो सबसे कम नंबर वाला होगा ना, जो सबसे कम नंबर में होगा, नंबर में मतलब 6, कार्बन 6 है, सबसे कम है ना, तो उसको क्या करना, सारे को 6 से डिवाइड कर देना, और जो भी आएगा उसको क्या करना, बेस में रखना है, और उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा।
तो CH2O जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अभी मैंने क्या बताया, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। NaCl तो क्या है, यहाँ पे सोडियम, अभी देखे थे हम लोग कि NaCl तो क्या था, आयनिक बॉन्ड था। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्लोरीन को चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। क्लियर। तो NaCl तो होगा नहीं। नेक्स्ट के अगर ऑप्शन की बात कर लें हम लोग, तो क्या है, वाटर। तो वाटर जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड रखता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, ये ऑक्टेट अपने पूरे करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। तो यहाँ H2O जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अगर MgO की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, -2 चार्ज होगा। ठीक है। तो और यहाँ KBr जो होगा वो K+ होगा और क्या होगा, Br- होगा। ठीक है। तो ये दोनों भी जो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड दिखाते हैं। इनके पास क्या होता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये अपना ट्रांसफ़र कर देता है पूरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक सेकेंड। तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ क्या रहा है, विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा हम लोग ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये कुछ लॉज पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये जो होता है वो होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है। ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट तुम्हारा चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। और एवोगैड्रोस लॉ में क्या होता है, जो तुम्हारा प्रेशर होता है और जो तुम्हारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, n के होता है। ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। तो ये तुम्हारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ में प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कह रहा है ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल्स में होते हैं अपॉन वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। यानी कि इसका जो यूनिट हो जाएगा मोल हो जाएगा, कंसंट्रेशन मोल में होता है और वॉल्यूम क्या, लीटर में, यानी मोल पर लीटर जो होगी वो मोलैरिटी की यूनिट हो जाती है। इसके डेफिनेशन से ही इसकी यूनिट हम लोग ने ईजिली निकालनी। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं एसिड के साथ भी रिएक्ट करें, जो मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी करें। ठीक है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो NaOH तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस ही है, एसिड की तरह तो ये वर्क ही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट HCl भी तुम्हारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिमिलरली तुम्हारा जो H2SO4 है वो भी तुम्हारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना।
और हम लोगों को क्या बताना है, एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी वो एसिड की तरह भी करे भी है और बेस की तरह भी। तो जो तुम्हारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, AlOH का होल थ्राइड, वो तुम्हारा क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये क्या करता है, कभी कभी एसिड के साथ सॉल्ट भी बनाता है और कभी कभी बेस के साथ कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। तो यहाँ जो AlOH3 है ना, वो तुम्हारा एम्फोटेरिक इन नेचर रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो जो pH होता है 0.001 मोलर HCl का, वो क्या होगा। तो देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है ना बच्चों, माइनस लॉग H प्लस जो होता है वो pH का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लॉग रख देंगे। अब यहाँ HCl है तो यानी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा टूटेगा, तो यहाँ इसका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 0.001 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 × 10⁻³ लिख सकते हैं। ये देखो, इसको इस पॉइंट को अगर हम लोग डिस्प्लेस करके 1 के बाद ले जाए तो 3 वैल्यू डिस्प्लेस हो रही है ना इधर, तो 1 × 10⁻⁻⁻ हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाओ तो आ जाएगा माइनस इंटू -3 को बाहर लाते हैं, log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो तुम्हारा आ गया pH की वैल्यू 3। ठीक है, तो pH क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। pH इज होता है माइनस लॉग H प्लस, और यहाँ पे तुम H प्लस की वैल्यू रखेंगे कंसंट्रेशन की और इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि विथ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन HCl। तो HCl में कितने बार मैंने बता दिया, ये क्या होती है, आयनिक बॉन्ड रखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कह रहा है, विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन रखेगा, जो हाइड्रोजन जिसमें होगा पहली बार। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि FON मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ तो फ्लोरीन है ही नहीं है, ना ऑक्सीजन है, तो यहाँ CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कार्बन है, हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जो वाटर होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो तुम्हारे हाइड्रोजन और तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सबों में। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो बेटा अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। ये क्या होता है, एसिड का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एसिड का होता है। ये किसका होता है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड होता है, CHO। NH2 एमाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा NH2 एमीन का एमाइड। अब यहाँ पे विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें यूज कौन सी होती है, CO2 होती है, और रिलीज कौन सी होती है, O2 होती है। क्लियर, यूज होती है। वहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग पिछले में लगाया था, तो वहाँ क्या हो रही थी, O2 रिलीज कर रही थी। पूछा था रिलीज और यूज में ध्यान देना। ठीक है, यूज अगर पूछेगा तो क्या होगा, CO2 गैस को यूज करता है जो हम लोग रिलीज कर रहे होते हैं, और रिलीज किसको करता है, जो हम लोग लेते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है प्लांट। इसलिए प्लांट बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। जो आइडियल गैस की वॉल्यूम जो होती है 2 मोल्स पे STP में कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मोल जो होती है आइडियल गैस एट STP पे, उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये याद होना चाहिए, 22.4 लीटर। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 22.4 × 2।
को मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 44.8 लीटर जो हो जाएगा इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कह रहा है कि कौन सा मेटल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो जो तुम्हारा क्या होता है, मरकरी होता है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जो पूरे पीरियोडिक पे एक मरकरी जो ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी जिसके पास 2 एटम हो। तो देखो यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, 2 एटम किसके पास है, यहाँ क्या है 3 एटम्स हैं, यहाँ क्या है 5 एटम्स हैं, यहाँ पे क्या है अलग, मतलब ये सब पॉली एटॉमिक्स दिख रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो O2 है ये क्या है, डाई एटॉमिक है, यानी कि डाई एटॉमिक का मतलब जिसके पास क्या हो 2 एटम्स हों, तो O2 क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो क्या करे, रिड्यूस कराने में हेल्प करे। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है, O2 होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछेगा तो हम लोग रिडक्शन कराने में हेल्प कौन करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है H2 जो होता है वो तुम्हारा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पे क्या है, क्या आ रहा है कि अगर हम लोग कोई 2 टाइप का मान लो मॉलिक्यूल, मतलब एटम है, मान लो रिएक्टेंट है, ए है और बी है, उसने रिएक्ट करके क्या बना लिया, ए बी, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो ये किस टाइप का तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मान के चलो जो ए बी है वो तुम्हारा ए प्लस और बी माइनस में टूट जाता, मान लो ये डिकम्पोज हो जाते हैं अलग अलग, तो वो तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यहाँ जुड़ के एक बन जा रहा है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है ना, तो ये नाम से ही क्लियर है। यहाँ ये देखो तो क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन होके बन जा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम जो होता है वो एक जगह से हट के दूसरी जगह, जैसे मान लो यहाँ अगर ऐसा होता कुछ ए बी प्लस सी डी, तो ये क्या करता, ये ए जो है, सी जो है वो बी जो है वो डिस्प्लेस होके यहाँ चला जाता और सी यहाँ आ जाता। ठीक है, यानी अगर ऐसा बन जाता ए सी प्लस बी डी, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इन दोनों की, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो क्या करते हैं जिनमें ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ ये रिएक्शन किस टाइप का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है उसका कलर क्या होता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये जो ब्लू विट्रॉल होता है ना, इसका कलर क्या होता है, इसका जो कलर होता है ना वो होता है ब्लू कलर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर हम लोग को पता है ना, ब्लू होता है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेट ही तो है, वाटर में तो है ये, तो इसका कलर जो होगा वो भी क्या होगा, ब्लू कलर का ये होता है। क्लियर? इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। होप सो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग को समझ में आए हो। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, तुम्हारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और ये फीडबैक भी देना, क्वेश्चन सारे समझ में आए ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे तो और भी मॉडल पेपर लाया जाएगा। क्लियर है? तो चलो फिर एंड करते हैं क्लास।